हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्ट्रीम। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन और विकास के उपयोग का पहला जल संसाधन यानी पहला चैप्टर जो जल संसाधन है ना, उसका अभ्यास प्रश्न लेकर आए। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले अभ्यास प्रश्न। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। अब बहुवैकल्पिक प्रश्न में भी देखिए 3 क्वेश्चन दिया है। पहला में देखिए दिया है पहला में कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए बोला कि जहाँ जहाँ जल की कमी है उसको बताइए और जहाँ जहाँ जल की कमी नहीं है वो वाला क्षेत्र को बताइए। तो देखिए पहला का जो ऑप्शन दिया है बोला अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी देखिए जहाँ अधिक वर्षा होगा वहाँ जल की कमी होगा नहीं। तो ये वाली क्वेश्चन का जो ये वाली ऑप्शन होगा यहाँ का होगा जल की कमी नहीं होगा, यानी जल की कमी से ये अप्रभावित क्षेत्र है, यानी का चाहिए अप्रभावित क्षेत्र। दूसरा देखिए बोला का चाहिए अधिक वर्षा अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी देखिए यहाँ अधिक वर्षा हो रहा है अधिक जनसंख्या, इसलिए यहाँ जल की का खपत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जल की का होगा कमी होगा, यहाँ जल की का होगा कमी होगा। और पहला में देखिए जल की कमी नहीं होगा, पहला में जल की कमी नहीं है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए काचे ग में काचे बोला ऑप्शन में कि अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल, यानी देखिए ग में काचे है कि वर्षा तो खूब हो रहा है मगर यहाँ जो पानी है जो गंदा है, यहाँ पानी जो काचे गंदा है, तो गंदा यानी यहाँ पानी की कमी है, पीने लायक पानी नहीं ना, तो यहाँ पीने वाला पानी के काचे कमी है, यानी पीने वाला जो जल है उसका काचे कमी है। तो ये हो जाएगा काचे यहाँ पानी की कमी यानी अधिक वर्षा की कमी वाला क्षेत्र हो जाएगा। देखिए ये वाली वर्षा की कमी वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये वर्षा की कमी वाला क्षेत्र हो जाएगा। आइए देखिए वर्षा की कमी वाला क्षेत्र नहीं, यानी यहाँ वर्षा की कमी नहीं है, जहाँ अधिक वर्षा हो तो वहाँ वर्षा की कमी थोड़ी होगी। अगला देखिए घ में ऑप्शन क्या है कि कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। यहाँ देखिए यहाँ का कि कम वर्षा और जनसंख्या भले के कम है और पानी यहाँ कम पड़ रहा ना, इसलिए यहाँ पानी जब कम पड़ रहा है यानी वर्षा कम हो रहा तो यहाँ जल की काच होगी कमी होगी, जल की काच होगी कमी, यानी देखिए जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र घ भी हो जाएगा और ग भी हो जाएगा और ख भी हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है ना, पहला का उत्तर में दिया कि जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र है कौन सा, तो ख ग और घ, ख ग और घ। और जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र, यानी कहे का मतलब कि जल की कमी जहाँ नहीं है, जल की कमी जहाँ नहीं है। तो देखिए जल की कमी कहाँ नहीं है, तो क वाला क्षेत्र में, कौन सा वाला ऑप्शन में, क वाला में। और जल की कमी कहाँ कहाँ है, तो देखिए ख में कमी है, ग में कमी है और घ में कमी है। चलिए हो गया पहला का उत्तर। दूसरा पहला का उत्तर हो गया। पहला का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा अच्छी बोला कि निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, यानी बोला कि इसमें देखिए ऑप्शन दिया होगा उसमें आपको बताना कि बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में नहीं है, बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में जल लाती जहाँ जल की कमी, तो देखिए ये तो पक्ष सही है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्र में आती है जहाँ जल की काची होती है कमी। जैसे देखिए गया में बना ना डैम, रबर डैम बना, तो गया में देखिए पानी जल की कमी है, इसलिए काची किया कि वहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वहाँ डैम बनाया गया, काची बनाया गया डैम, यानी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब डैम होता है, डैम बनना, यानी नदी के किनारे जो डैम बनता है उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो देखिए जहाँ जल की कमी हो वहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना होगा, तो ये देखिए ये जो है जो बहुउद्देशीय परियोजना के तर्क में। दूसरा देखिए काची बोल रहा कि बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, तो देखिए गलत है। बहुउद्देशीय परियोजना है जो जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू नहीं पा पाती है। ठीक, ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो बहुउद्देशीय परियोजना जो डैम होता है ना उन लोग भी टूट जाते हैं, उन लोग भी क्या होता है टूट जाते हैं, तो ये बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर पाता, बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर पाता। यानी देखिए ये जो पक्ष जो ख वाला जो पक्ष है, ख वाला पक्ष क्या चाहिए तर्क में नहीं, ख वाला जो पक्ष है तर्क में नहीं है। देखिए ग वाला पक्ष जो ग वाला भी पक्ष है जो बहुउद्देशीय परियोजना बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म कर देती है, ये भी देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के तर्क में। और घ वाला भी देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के तर्क में। घ में क्या चीज बोला कि बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करते हैं, यानी जो डैम जो नदी पर डैम लगता है उस पर क्या चीज हुआ बिजली बनता है ना, बिजली बनता है जो हमारे घर में आता है, तो ये भी देखिए पक्ष में। तो देखिए इसका आंसर सिर्फ होगा ख, इसका आंसर सिर्फ क्या होगा ख, यानी ख है जो बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। अब देखिए पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचान और दोबारा लिखें, यानी देखिए ऑप्शन में दिया हो 4 गो ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है और वो ऑप्शन को सही करना है। तो देखिए पहला कौच बोला क वाला कि शहरों की बढ़ती जनसंख्या उनकी विशालता और संघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों को सही उपयोग में मदद किया। देखिए पहला ही गलत हो गया, पहला ही काच बोला कि शहरों की बढ़ती जनसंख्या उनकी विशालता और संघनन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद किया। देखिए जनसंख्या ज़्यादा है और क्या चाहिए विशाल यानी बहुत बड़ा जनसंख्या और एकदम घना संघन मतलब घना एकदम है। ठीक, तो बोला कि जल संसाधन के उपयोग का चीज़ सही उपयोग करता है, तो नहीं गलत बात है। जो ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो जल संसाधन के का चीज़ सही से उपयोग इन लोग नहीं करेगा। ठीक, यानी जल संसाधन का इन लोग का चीज़ करता है अति शोषण करता है, क्या करता है अति शोषण। तो इसका देखिए पहला ही उत्तर हो जाएगा, इसका क्या होगा पहला ही का उत्तर हो जाएगा। ठीक, यानी इन लोग का करता है ये जो पहला वाला जो वाक्य लिखा हुआ है ना, जो पहला वाला ऑप्शन है ये पहला वाला गलत है, पहला वाला का चीज़ गलत है। यहाँ पर देखिए सही उपयोग नहीं बल्कि अति शोषण करता है, क्या करता है अति शोषण होगा। तो देखिए पहला वाला ही गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या बोला कि नदियों पर बांध बनाने पर और उनको नियंत्रित करने उनका प्राकृतिक भाव तलछट भाव प्रभावित नहीं होता। तो ये वाला भी देखिए ऑप्शन सही है, वाली भी ऑप्शन क्या चाहिए सही है, यानी ये वाली जो ऑप्शन दिया वो भी सही है।
ठीक। गम देखिए का कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं बढ़ के, ये भी देखिए सही है, ये भी का सही है। और देखिए घ में का बोला, देखिए घ में बोला आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। यानी देखिए राजस्थान है ना, वहाँ इंदिरा गांधी नहर बनल है, तो वहाँ नहर बनला के बावजूद भी लोग वहाँ का कर जो पानी पड़ता है ना, पानी को काच करता है छत वाला, जो छत के जो छत होता है उससे काच करता जमा करता है, और वो आज भी जमा हो रहा है राजस्थान में, आज भी राजस्थान में पानी छत वाला जमा हो रहा है। तो ये भी बात सही है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन में देखिए गलत कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला है। पहला में कहा कि जो बढ़ती जनसंख्या वो काच करता है जल का सही उपयोग नहीं करता या अति शोषण करता है, यानी पहला जो तीसरा का पहला जो क्वेश्चन है, तीसरा का आंसर हो जाएगा क, काच हो जाएगा क। देखिए पहला का तीसरा हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। दूसरा का देखिए, दूसरा में भी 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ बोल रहा है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो देखिए आप लोग जानते हो कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, कि वैसा संसाधन जिसको हम लोग पुनः पूर्ति यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी फिर से उसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं, फिर से उसको दोबारा बना सकते हैं, या तो फिर वो कभी ख़त्म ना हो या तो वो कभी ख़त्म नहीं हो। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, बोला जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। यानी देखिए दुनिया में 97% जल है, तो जल देखिए एक बार उपयोग करने से इसका होता है कि जल्दी खत्म नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव। यानी देखिए जल को हम लोग दोबारा बना सकते हैं, जल को हम लोग दोबारा काज कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए बोले ना कि जो समुद्र वाला जो पानी होता है, नदी वाला पानी होता है, बादल बन के भाप बन के बादल बन जाता है, फिर वही भाप बादल बारिश बन के फिर नीचे चला आता है। यानी देखिए एक ही जलवा बार बार बन रहा है कि नहीं, तो जल को हम लोग पुनः पूर्ति कर सकते हैं, इससे जल एक अच्छे नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा का पहला का आंसर। ठीक, अब दूसरा का दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। यानी जल की कमी हो जाए तो क्या उसको बोलते हैं, जल दुर्लभता बोलते हैं। ठीक, बोला जल दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। देखिए जल दुर्लभता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, यानी जल की कमी के निम्नलिखित कारण है। तो देखिए पहला का कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, पहला कौन सा कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण जल का असमान वितरण, असमान वितरण करने का मतलब जल जो हर एक जगह पर एक जैसा मात्रा में नहीं है, कहीं ज़्यादा जल है तो कहीं कम जल है। ठीक, अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का बोला औद्योगिक कूड़े कचरे को बिना साफ किए हुए नदियों तथा तालाब में छोड़ देना। देखिए औद्योगिक यानी जो कंपनी होता है उसका जो कूड़ा कचरा होता है नदी में हम लोग बहा देते हैं या तालाब में छोड़ देते हैं ना, तो उससे काच होता है जल गंदा हो जाता है। जल गंदा हो जाता है तो हम लोग को पीने लायक पानी नहीं मिल पाता, इसलिए जल की काच हो रहा कमी हो रहा, काच हो रहा कमी हो रहा, यानी जल की कमी हो रहा है कहने का मतलब जल दुर्लभता हो रहा, काच हो रहा। अगला देखिए ऑप्शन का बोला जल का अगला मतलब जो दिया हुआ है जल का अनावश्यक बर्बादी होना। यानी देखिए चौथा कारण क्या चाहिए कि हम लोग जल को बिना मतलब कोई काम के यानी अनावश्यक बर्बादी कर देते हैं। यानी नहाने के 4 लोटा में तो नहाते हैं 2 लोटा में, नहाने के 4 बाल्टी में तो नहाते हैं हम लोग 8 बाल्टी में, यानी फालतू में बर्बाद करें जल को हम लोग काज करें फालतू में बर्बाद करें, तो फालतू में बर्बाद नहीं करना। तो ये देखिए जल का काची हो गया कि दुर्लभता के ये 4 कारण था। ठीक, अब देखिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन काची बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानियों को तुलना करें। यानी बहुउद्देशीय परियोजना किसको बोलते हैं कि वैसा परियोजना जिससे हम लोग को काची अनेक उद्देश्य से किया जाए, यानी जकरा से बहुत सारा लाभ हो, वैसा परियोजना जिससे हम लोग को काची हो बहुत सारा लाभ हो। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना सिंपल में हम लोग कहते हैं जो नदी पर बांध बनता है उसी को कहते हैं, उसी को काची बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका उत्तर में काची है कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। इन परियोजनाओं से कुछ लाभ होता है तो कुछ हानियाँ भी होती है। देखिए हर एक चीज़ का नियम है कि उसमें अगर लाभ है तो उसमें हानि होना जरूरी है। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ है तो हानि भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाभ क्या चाहिए। तो देखिए पहला लाभ क्या चाहिए बहुउद्देशीय परियोजना का कि इससे सिंचाई की सुविधा आसान हो जाती है। यानी देखिए बहुउद्देशीय परियोजना में क्या होता है कि पानी की कमी नहीं होता, तो पानी की कमी नहीं होता तो हम लोग उसके बगल वाला जितना भी क्षेत्र है समय आसान से सिंचाई कर सकते हैं। ठीक, अगला विद्युत उत्पादन। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना जहाँ बांध बनता है वहाँ पर हम लोग आज करते बिजली का उत्पादन करते थे, दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ का चाहिए कि जल की आपूर्ति, यानी जल की आपूर्ति कहने का मतलब हम लोग को जितना जल की जरूरत है उतना जल हम लोग को मिल जाता है। चौथा को चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजना से कि बाढ़ का नियंत्रण होता है, बाढ़ का क्या होता है नियंत्रण, यानी हम लोग बांध बना लेते हैं ना, तो बांध बनाने से क्या होता है कि पानी जो बाढ़ आता है उसको हम लोग रोक लेते हैं। ठीक, अगला को चाहिए पाँचवा जो लाभ क्या चाहिए कि नौचालन और मछली पालन, यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना होता है यानी जहाँ बांध बनाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि नाव चलता है, यानी नाव जो होता है नाव चलता है और उसमें हम लोग मछली भी पाल लेते हैं, उसमें क्या पाल लेते हैं मछली। तो ये देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के 5 लाभ हो गया, क्या हो गया 5 लाभ। अगला देखिए हानि देखते बहुउद्देशीय परियोजना के। तो पहला हानि देखे क्या चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजना से पर्यावरण को नुकसान होता है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है पर्यावरण को नुकसान होता है। दूसरा देखिए क्या चाहिए हानि है कि
जनित बीमारियों को उत्पन्न होना। यानी देखिए जहाँ पे ज़्यादा जल जमा रहा है तो वहाँ पे जानबे करते हैं कि मलेरिया जैसा बीमारी फैलता है, वहाँ पे ज़्यादा मच्छर फैलता है तो मच्छर फैलने से क्या होगा, मलेरिया डेंगू सब बीमारी फैलता है, तो उसमें क्या होता है कि जल जनित बीमारी का उत्पन्न होता है। ठीक, अगला देखिए क्या हानि है कि इसमें इससे बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि, गाँव, शहर, जंगल आदि जलमग्न हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के लिए बहुत बड़ा ज़मीन चाहिए, कृषि योग्य भूमि चाहिए, गाँव शहरी सब जो होता है ना, सब जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाने में क्या होता है चल जाता है, जंगल उंगल सब बर्बाद हो जाता है। तो क्या होता है कि कभी कदार बहुउद्देशीय परियोजना में बांध उंध टूट जाने से क्या होता है कि उसके बगल में जितना भी गाँव रहता है, शहर रहता है या जंगल रहता है ना, सब क्या होता है कि बाढ़ में डूब जाता है, सब बाढ़ में क्या होता है डूब जाता है। तो ये देखिए हो गया बहुउद्देशीय परियोजना का आपका हानि हो गया, ये 3 हानि लिखल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। और तीसरा नंबर में भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है तीसरा का चाहिए कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। यानी देखिए बोला कि राजस्थान को वैसा क्षेत्र जहाँ अर्ध शुष्क कहने का मतलब कि वहाँ हल्का हल्का पानी की मात्रा एकदम हल्का हल्का। ठीक, वहाँ का चीज़ वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जाता है, यानी वहाँ जो बारिश वाला पानी उसको किस प्रकार से जमा किया जाता है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत्र वर्षा जल संग्रह का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। यानी देखिए कौन कौन सा क्षेत्र बोला राजस्थान के, तो बीकानेर है जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक, फलोदी है वो भी अर्ध शुष्क क्षेत्र, बाड़मेर भी काची अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ देखिए पीने के पानी के लिए वहाँ काची किया जाता है कि जो पानी पड़ता है ना तो छत वर्षा जल संग्रह का तरीका अपनाया जाता है। यानी जो पानी पड़ता है तो छत पर गिरता है तो छत पर से उसको संगारता है, छत पर से उसको काज करता है जमा करता है। ठीक, बोला इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता है। यानी भूमि के अंदर का चीज़ बैठाया हुआ रहता है, टंकी बैठाया होता है, तो उसको हम लोग टांका कहते हैं टांका। इनका आम आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है, इसका मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। यानी जो टैंक बैठाया जाता है कहाँ बैठाया जाता है, तो आंगन में बैठाया जाता है। कहाँ बैठाया जाता है, आंगन में। घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। यानी जो घर में जो ढलैया होता है उसमें का चीज़ छत पाइप डाल दिया जाता है और पाइप को टंकी में जोड़ दिया जाता है। पाइप को कहाँ जोड़ दिया जाता है, पंप टंकी में, और टंकी ज़मीन के अंदर यानी आंगन के अंदर बैठा हुआ रहता है। या जहाँ इसे कि क्या किया जाता है, वर्षा का पहला जल छत्र और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। ठीक, तो देखिए क्या किया जाता है कि जो वर्षा वाला पानी होता है वो छत पर पड़ता है और जो पाइप लगाया, पाइप के सारे काचे आ जाता है टंकी में आ जाता है और टंकी में उसको काज किया जाता है, जमा किया जाता है। टांका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित रहता है। जो टंकी रहता है ना, टंकी में अगला सीजन तक जमा रहता है। ठीक, यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाले स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल उत्तम रूप से माना जाता है। कुछ घरों में टांका के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों का भी ठंडा रखता है और जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। यानी देखिए जिस घर में टंकी बैठा रहता है वो घर में काच रहता है ठंडा बना रहता है। ठीक, जिससे क्या होता है कि गर्मी में लोगों को राहत मिलती है। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति इंदिरा गांधी नहर सुप्रद 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। तो ये देखिए हो गया तीसरा का पहला का उत्तर। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखिए काची बोला कि परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रह ढांचे में भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टांकों का निर्माण किया जाता है। अब ये देखिए पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे ना कि राजस्थान में काचे के भूमिगत टांकों का निर्माण किया जाता है, जिससे छत का पानी जमा होता है। इससे वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गाँव में ग्रामीण अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से ही की है। मेघालय में नदियों एवं झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा कित करने के 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। यानी देखिए जो मेघालय में है ना, मेघालय में क्या होता है कि नदियों जो झरना का जो पानी आता है ना उसको बांस के द्वारा पाइप बनाया जाता है। जो बांस होता है ना, खोखला बांस, उसके द्वारा पाइप बना के किया जाता है, पानी जमा किया जाता है। यह जो पद्धति है 200 वर्ष पुरानी पद्धति है। ठीक, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को संचित किया जाए। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। यानी देखिए पानी जमा करने का और उदाहरण क्या चाहिए, खदीन और जोहड़ है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी बहिकाएँ का मतलब होता है नली, बहिकाएँ का मतलब क्या होता है नाली,
यानी जो पाइप वाला नाली होता है उसको बहिकाएँ कहते हैं। ठीक, नदी की धारा का रास्ता को बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई जाती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोगों अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रह की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण व भंडारण किया जा रहा है। तो ये देखिए आपका तीसरा को दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। तो दोस्तों एनसीईआरटी के जल संसाधन में अभ्यास का टोटल 3 प्रश्न थे। 3 प्रश्न का देखिए 3 प्रश्न में भी देखिए तीसरा में 2 प्रश्न था। तो दोस्तों इसका टोटल प्रश्न हम बता दिए दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।